नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके सवालों के जवाब भी दिए जा सके, साथ ही उन विषयों के बारे में हम आपको जागरूक भी कर सके और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। हमारे विशेषज्ञ 1 घंटे तक स्टूडियो में आपके लिए रहते हैं ताकि आपके लाइव सवालों के जवाब दे सके। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज हम बात करने वाले हैं मक्का की बुआई एवं उन्नत किस्मों के बारे में। इसके साथ ही कपास की फसल में किस तरीके से प्रबंधन करें ताकि अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इन दोनों ही विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, चाहे वो मक्का की बात हो या फिर कपास की, आप हमारे इन 2 टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर नोट करें 1800113060, दूसरा नंबर 1800113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं और अपने जो भी सवाल हैं, कोई आशंका है, कोई जानकारी चाहते हैं आप, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं मक्का के बारे में और साथ ही कपास के बारे में। मक्का की बात करें तो ये ऐसी फसल है जो कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। इसके कई तरह के उपयोग हैं, चाहे वो खाद्य के तौर में इसका उपयोग की बात करें या फिर इसके इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें, ये भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मांग भी इसकी बढ़ रही है। इसी कई तरह के रूप में इसे हम पसंद करते हैं, चाहे स्वीट कॉर्न की बात करें, बेबी कॉर्न की बात करें, भुट्टे के रूप में, तो कई तरह के इसके रूप हैं जिसे हम काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी लोकप्रिय भी है। और इसीलिए मक्का की फसल में हमारे किसानों को अच्छा लाभ भी हो सकता है। इसकी फसल को हम हरे चारे के तौर पर भी लेते हैं। और साथ ही बात करेंगे कपास की, जिसे हम कहें सफ़ेद सोना, यानी ये कितनी महत्वपूर्ण फसल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल है ये भी, यानी औद्योगिक फसल के साथ साथ इसे हम कह सकते हैं कैश क्रॉप है। और इसके लिए भी बहुत समझदारी के साथ किसानों को आगे बढ़ना होता है, क्योंकि थोड़ी सी चूक से काफ़ी उन्हें नुकसान भी हो सकता है। तो विस्तार से इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं मक्का के बारे में। डॉक्टर शंकर, जैसे कि मैंने बताया कि जो मक्का है, अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी लोकप्रिय हो गई है फसल, और विश्व स्तर पर हम देख रहे हैं कि किसान इस फसल की ओर काफ़ी रुझान दिखा रहे हैं, इसे काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं। हम अपने देश के लिहाज से बात करें तो मक्का की फसल को लेकर क्या तस्वीर है? देखिए, मक्का जो अपने देश में देखें तो पिछले 10-15 सालों में इसका बहुत ही तेज़ से अपने मक्का का उत्पादन बढ़ा है। आप माने लगभग दुगुना हो गया है। अब पहले 15 मिलियन टन होता था, अभी 30 मिलियन टन से ऊपर हो गया है। न केवल उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता भी काफ़ी बढ़ी है। पहले हमारे यहाँ जैसे 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टर की उपज क्षमता थी, अभी 3100 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो गई। तो ये एक सामूहिक प्रयास रहा सबका, जिसकी वजह से, और दूसरा यह है कि बाजार में मांग बहुत है, जैसे आप बता रहे थे। तो इसकी वजह से हमारे देश में जो मक्का है वो एक प्रमुख न केवल खाद्यान्न बल्कि एक औद्योगिक फसल के रूप में उभर रही है। और अभी जो हमारे देश में जैसे इथेनॉल है, उसके लिए सरकार विचार कर रही है, लेकिन उसके लिए मक्का की पर्याप्त मात्रा अभी भी अपने देश में उपलब्ध नहीं है। इसका उत्पादन और भी हमें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मक्का का इथेनॉल बनता है, अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो अमेरिका अकेला हमारे देश में जैसे 31 मिलियन टन मक्का हो रही है, अमेरिका अकेला 150 मिलियन टन मक्का से हर साल इथेनॉल बनाता है। अच्छा। तो वो इथेनॉल हमारे यहाँ भी इतनी डिमांड है, और हम जो क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और काफ़ी आपने देखा अभी वैश्विक जो चीज़ें चल रही है उसकी वजह से कभी कभी इसके भाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसको लेकर इथेनॉल का भी एक मुख्य स्रोत है, और इससे जो फिर DDGS निकलेगा वो आपको पशु को जो बांटा बनाने में काम आता है, पशु आहार बनाने में काम आता है, उसमें आ सकता है। और साथ में ही जो आपका मुर्गी का जो उद्योग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो मुर्गी में भी जैसे 50 से 55% इसका यूज होता है। जी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश में मुर्गी का उत्पादन भी काफ़ी बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। और हम जी। तो ये सब चीज़ें आपको इंगित कर रही है कि अपने देश में जो मक्का का न केवल खपत बढ़ रही है, उस खपत को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन अभी और भी ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह की डिमांड है उस हिसाब से आपूर्ति अभी, यानी मांग और आपूर्ति में अभी भी काफी हमारे किसानों के लिए स्कोप है, काफी अच्छा अवसर है इस क्षेत्र में, जिसे वो समझ सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। और मक्का की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे अन्य उत्पाद भी हैं, जिसके बारे में अभी हमें डॉक्टर शंकर बता रहे थे, जिनकी मांग भी काफ़ी बनी हुई है और एक अलग तरह का बाजार भी विस्तार ले रहा है। आइए देखते से जुड़े हमारे रिपोर्ट।
मक्का की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सही होती है। सिंचित क्षेत्रों में मक्का की बुआई मानसून आने के 10 से 15 दिनों पहले कर देनी चाहिए। वर्षा आधारित इलाकों में आमतौर पर बरसात आने पर ही मक्का की बुआई की जाती है। मक्का की बुआई के लिए देसी छोटे दाने वाली किस्मों के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 16 से 18 किलो बीज काफी रहेंगे। वहीं संकर किस्मों के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 18 से 20 किलो बीज काफी रहते हैं। मक्का की बुआई करते समय अगर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 75 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। लेकिन अगर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो पौध से पौध की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। पहली निराई अंकुरण के 15 दिनों के बाद कर देनी चाहिए और दूसरी निराई 35 से 40 दिनों बाद करनी चाहिए। बात अगर किस्मों की करे तो अपने इलाके के हिसाब से ही किस्मों का चयन करें। मक्का की जल्दी पकने वाली किस्मों में पूसा जवाहर संकर मक्का 1, PEHM 2, PEHM 3, PEHM 5, प्रकाश, विवेक संकर मक्का 4, विवेक संकर मक्का 5 और विवेक संकर मक्का 9 शामिल है। इनके अलावा किसान मक्का की उन्नत किस्मों जैसे विवेक संकर मक्का 15, विवेक संकर मक्का 17, विवेक संकर मक्का 21, विवेक संकर मक्का 27, विवेक संकर मक्का 29, विवेक संकर मक्का 33 और विवेक संकर मक्का 43 की बुआई भी कर सकते हैं। मक्का की ये किस्में 75 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। मक्का की मध्यम परिपक्वता किस्में जैसे जवाहर मक्का MMH 69, HM 10, MHM 2, KH 510 और बायो 9637 है। ये किस्में 85 से 95 दिनों में पक जाती है। तो अभी आपने मक्का पर ये रिपोर्ट देखी, बहुत सारी किस्मों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन कुछ और भी आप जानना चाहते हैं, किसी विशेष किस्म के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर शंकर लगातार आपके लिए इस कार्यक्रम में बने रहेंगे अगले 1 घंटे तक, तो कॉल जरूर करें। आइए बात करते हैं कपास पर। तो जैसा कि कपास के बारे में हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका महत्व कितना अधिक है और बड़े पैमाने पर हमारे किसान इसकी फसल भी लेते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ों में चूक हो जाती है जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसीलिए आज का कार्यक्रम हमारा बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम प्रबंधन के बारे में ही बात करेंगे। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कपास की बुआई हो चुकी है, फसल लगभग 1.5-2 महीने की हो गई है। बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर परमजीत जी हैं। परमजीत जी, जैसे कि हमने कहा कि ये एक कमर्शियल क्रॉप है, सफ़ेद सोना कहा जाता है और जी 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 सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस मैडम जी। तो कपास हमारे देश की एक नकदी की मुख्य फसल है, जो एक इंडस्ट्रियल कमर्शियल क्रॉप है। मनुष्य की 3 लोड़ें हैं, 3 उसकी जरूरतें हैं जो उसके बिना वो जी नहीं सकता: रोटी, कपड़ा और मकान। और जो कपड़ा है वो कपास से बनता है। और जो हमारी कपास की इंडस्ट्री है बहुत लंबी है, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और ये हमारे एक्सपोर्ट का भी मुख्य साधन है। हम इसका कपड़े का और इसका कपास का बाहर जो से बहुत हमारा वो देसी दाना है बहुत कमाते हैं। इसकी काश्त उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा राष्ट्र में की जाती है, मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र में की जाती है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में की जाती है। कपास बड़ी महत्वपूर्ण फसल है नकदी की हमारे देश में। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण फसल है ये, और ऐसे में आइए रिपोर्ट देख लेते हैं, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं आपको। कपास हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है। इसे सफेद सोना भी कहते हैं। इस समय कपास की बुआई की जा सकती है। कपास की बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर ले। 1 किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या कैप्टॉन दवा से उपचारित कर सकते हैं। ऐसा करने से कपास की फसल को जड़ गलन, उकटा और दूसरे मृदा जनित फफूंद से होने वाले रोगों से बचाया जा सकता है। कार्बेंडाजिम अंत प्रवाही रसायन है जिससे प्राथमिक अवस्था में रोगों के हमले से फसल को बचाया जा सकता है। वहीं इमिडाक्लोप्रिड 7.0 ग्राम या कार्बोसल्फोन 20 ग्राम से 1 किलो बीज उपचारित कर सकते हैं। ऐसा करने से 40 से 60 दिनों तक रस चूसक कीटों से सुरक्षा मिलती है। दीमक से बचाव के लिए 10 मिलीलीटर पानी में 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफॉस मिलाकर बीज पर छिड़क दे और 30 से 40 मिनट छाया में सुखाकर बुआई कर दे।
इस समय कपास की फसल में खरपतवार, कीट और रोग प्रबंधन भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले ही 2 लीटर फ्यूक्लोरेलीन को 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। वहीं कपास में पत्ती की चित्ती और उकटा रोग का खतरा रहता है। चित्ती की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 का 0.2%, जबकि उकटा के लिए जिनाब का 0.2% का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करते रहे। किसान इस बात का खास ध्यान रखे कि कपास की फसल में किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी कपास पर हमारी रिपोर्ट। तो आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है, जरूर कॉल करें। दोनों ही विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाएं। एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप अभी टेलीविजन स्क्रीन से जुड़े हैं तो हम बात कर रहे हैं आज मक्का के बारे में। मक्का में किस तरीके से आप प्रबंधन करें और साथ ही साथ किस तरीके से इसकी बुआई करें, उन्नत किस्में लें। और कपास की बात करें तो इसके प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कपास की बुआई हो चुकी है, फसल लगभग 2 महीने की हो गई है। और इस वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, चाहे वो पोषण की बात करें यानी पोषक तत्वों के प्रबंधन की बात करें, खरपतवार या बीमारी या कीट, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बिल्कुल जो भी आपके सवाल हैं आज के विषय से जुड़े हुए हमें कॉल करें। डॉक्टर शंकर, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मक्का के बारे में। आपने ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह की फसल है और कैसे इससे हमारे किसानों को लाभ हो सकता है, और आपने बताया कि लगभग 1 दशक में इसकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है और बड़े पैमाने पर किसान इसकी फसल भी ले रहे हैं। अभी जो किसान इसकी फसल लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो लेते हैं इसकी फसल, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने देश में जो मक्का की बुआई होती है वो लगभग मानसून के साथ चलती है। और जहाँ या तो कुछ किसान ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मानसून के सूचक होते हैं मानसून आने के कि आज 4-5 दिन में बारिश आ जाएगी, तो कुछ किसान इसकी सूखे में भी बुआई कर देते हैं। लेकिन आजकल जो जिस तरह से बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली और उच्च उत्पादकता वाली किस्में आई है, उनका बीज भी तो चूँकि काफ़ी महंगा होता है, तो किसान भाई क्या करते हैं, जैसे बारिश हुई और उनको 1 से 2 दिन या 3 दिन में उनको जब भी मौका मिले उनको तुरंत उनको बुआई के लिए तैयार रहना है। तो इसके लिए या तो जब जो जुताई करनी है वो जुताई आपकी बारिश आने से पहले हो जानी चाहिए, और जब फिर आपका जहाँ बारिश नहीं आई है और जहाँ बारिश आ गई है वो ज़्यादा उसके अंदर जुताई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि जुताई का फ़ायदा बारिश के मौसम में नहीं होता है। जब तक वहाँ मानसून रहता है 10-15 दिन तक, और वहाँ पे आपको एक हल्का कल्टीवेटर निकाल के आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर किसान भाई आजकल मार्केट में जो जैसे पंजाब हरियाणा में हमने डेमोस्ट्रेट भी किया, ईस्टर्न यूपी में हमने डेमोस्ट्रेट किया, और पश्चिम बंगाल में और सब जगह, तो आप अगर मक्का की मेड़ के ऊपर बुआई करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभदायक है। इससे आपके जो छोटे पौधे होते हैं, कभी कभी क्या होता है बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम के अंदर जो पौधे जो छोटे होते हैं वो जल्दी से गल भी जाते हैं। कभी पानी भर गया उनके अंदर 20-25 घंटे तक पानी भरा रह जाता है, तो वो पौधे आपके जाने के चांस बढ़ जाते हैं। और तो इससे इसको बचने के लिए अगर आप मेड़ पे बुआई करें, आजकल ऐसे यंत्र आ गए हैं जो आपका मेड़ भी एक साथ बनाएगा और साथ में बुआई भी कर देगा, तो उसको बेड प्लांटर कहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि इसका उपयोग बढ़ाएं। अगर आपका ऐसा नहीं है जो कोई मेड़ बनाने वाला है, मेड़ बन गई उसके ऊपर उसके बाद बुआई कर दो। तो बाद में जो मेड़ बनाते हैं, अमूमन किसान क्या करते हैं 20 से 25 दिन की जो फसल होती है उसके बाद फिर मेड़ चढ़ाते हैं। तो जो नाली होती है वो जल निकास का भी काम करती है और जल संचय का काम भी करती है। अच्छा, जल संचय किस तरीके से? ऐसा है कि उसमें जब अगर बारिश ज्यादा हो गई तो हमने नाली के मुहाने बंद कर देंगे। जब मुहाने बंद कर देंगे तो वो पानी जो होगा, खेत का पानी खेत में रहेगा, इवन जो उस कूड़ में जो पानी गिरा है वो उसी कूड़ में रहेगा, दूसरी कूड़ में नहीं जाएगा। तो खेत का पानी खेत में और कूड़ का पानी कूड़ में, इस तरह से हो जाता है जब आप मेड़ बनाते हैं। और आपकी जो नाली है वो आपका जल संचय का काम कर ले। जब आपको बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई तो आप कुछ पानी निकालना है, तो मेड़ से एक दूसरा सिरा आपने खोल दिया, तो आपका दूसरे खेत में या जहाँ भी आपका नाला हो रहा है, जल बहाव क्षेत्र है, जहाँ पे जल ग्रहण का क्षेत्र है, उस तरफ आप उस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो इसकी तैयारी है, आपको उचित किस्में और उसका बीज है आपको लेके रखना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, सब जगह एक जैसी बारिश होती नहीं है। जब भी आपकी बारिश हो रही है, आप बारिश के बाद तुरंत बाद इसकी बुआई कर दें, और बुआई आप 3 से 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर गहराई पे करें, और बीज को अच्छे से ढक के बुआई करें। ढकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे आपके कोई दूसरा खाएगा भी नहीं इसको, और साथ में ही पानी का, मिट्टी का बीज के साथ अच्छा कांटेक्ट होगा तो जर्मिनेशन अच्छा होगा। और आपकी मक्का में सबसे मुख्य बात है, अगर आपका जर्मिनेशन मतलब आपका अंकुरण अच्छे से हो गया, पौधों की संख्या शुरुआत में अच्छी से हो गई, तो आपने ये देखिए कि आधी उपज आपने तय कर ली। बाद में कुछ भी हो, पौधों की संख्या बहुत होना जरूरी है मक्का में, क्योंकि इसके अंदर कल्ले नहीं फूटते हैं, नहीं इसके अंदर शाखाएं फूटती है जो उसको एडजस्ट कर पाती है। जी बिल्कुल। तो मक्का पर कोई भी आपका सवाल है तो हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, वहां से आप नंबर नोट करें और हमें कॉल करें। डॉक्टर शंकर आपके सभी सवालों की जवाब देंगे। बात करते हैं कपास पर। परमजीत जी, अब आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो फसल है उसमें प्रबंधन को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कपास में? मैडम, सबसे पहले तो अभी जो हमारी नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में 50 से 60 दिन की फसल हो चुकी है। उससे पहले हमें उसके नदीन जो उसको खत्म करना है, उसके लिए गुड़ाई करनी है। पहले तो हम नदीन नाशक भी यूज कर सकते हैं, ग्रामिक्सोन या स्टॉम्प वगैरह बीच में, पर उसमें हमें ध्यान रखना है हमारा नदीन नाशक फसल के ऊपर नहीं डालना चाहिए, उसके बीच में डालना चाहिए, नहीं तो 3 से 4 गुड़ाई फसल की करनी है। और पहले हमें जो खाद्य है वो यूरिया, डीएपी तो हमें जहाँ बिजाई करनी है तभी डालनी है। यूरिया की हम जो डोज है दूसरी, वो क्योंकि उसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, यूरिया की डोज हमें डालनी है जो सिफारिश की हुई है यूनिवर्सिटियों ने या ICAR ने, वो फार्मर को उसकी डोज डालनी है ताकि जो उसकी पूर्ण ग्रोथ हो सके कपास की फसल, उसका ध्यान रखना है। और जो दूसरा है, कपास की फसल के ऊपर कीड़े बहुत लगते हैं, कीड़े और बीमारियां लगती हैं। सबसे पहले हम लगातार जो हमने अपने सर्वे में देखा है तो चिट्टी मक्खी जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, उसका हमला नॉर्थ इंडिया में हमें देखा गया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में काफी जगहों में ETL के ऊपर है। ETL का मतलब है आर्थिक कगार के ऊपर, जब तक उसके ऊपर फसल का नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, आप सुबह 8 से लेके 10 बजे तक अपने खेत से 8-10 बूटे लेके, पौधे लेके उसके ऊपर व्हाइट फ्लाई देखें। यदि आपके प्रति पत्ता 6 के ऊपर व्हाइट फ्लाई है तो आपको स्प्रे करनी है। मैं 2-3 वैसे तो सिफारिशें बहुत की हुई है, मैं 2-3 बता सकता हूँ। यदि आपके जो चिट्टी मक्खी 2 और 4 से ऊपर है तो आप नीम का घोल भी उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर नीम का बाजार में मिलते हैं नीम के घोल, और आप घर में भी नीम का घोल बना सकते हो, वो आपका चिट्टी मक्खी कंट्रोल हो सकती है। यदि आप उसके ऊपर है तो हमारे इंसेक्टिसाइड और है, जैसे उलाला है और शीन है, वो स्प्रे कर सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा है चिट्टी मक्खी तो हमें और जो सफीना है, उलाला है, उसका स्प्रे करना चाहिए। पर ये हमला हो रहा है व्हाइट फ्लाई का, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। फार्मर अपने खेत में जाके रोज उसका निरीक्षण कीजिए, और यदि उसका लगता है आपके खेत में ज्यादा है आर्थिक प्रकार से तो आप उसके साथ स्प्रे करें। और जो अपने इलाके का एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी का अफसर है उससे बात करके एक्सपर्ट से उसे स्प्रे करना बहुत जरूरी है। चिट्टी मक्खी का हमला देखा है। जी जी बिल्कुल। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि कपास से जुड़ी है, अभी हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने आपको बताई हैं। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी दोनों विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी, साथ ही आपके कॉल्स भी रहेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज विषय है मक्का की कैसे बुआई करें, किस तरीके से उसकी फसल लें और साथ ही कपास में प्रबंधन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके जो भी सवाल हैं, कोई आशंका है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। 2 टोल फ्री नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ तक पहुँचा सकते हैं। डॉक्टर शंकर, अब बात करते हैं जिस तरीके से मक्का की हमने बात की, आपने बताया कि कैसे किसानों को इससे अच्छी आमदनी हो सकती है और अलग अलग तरह से हम इसे जानते हैं, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, भुट्टे के तौर पर, लेकिन कहा जाता है कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ एक अलग अलग अवस्थाएं होती हैं मक्का की। तो क्या बताना चाहेंगे किसानों को? जी, ऐसा है कि अवस्था के बारे में आप ठीक कह रहे हैं और कुछ जैसे है ना उनका अलग गुण होते हैं, वैरायटी भी होती है। हाँ, अच्छा। जैसे बेबी कॉर्न को हम अवस्था मानते हैं, बेबी कॉर्न मतलब बच्चा, ठीक है। जो मक्का का भुट्टा आपका बहुत ही छोटी अवस्था में होता है, 2 से 3 दिन का होता है, उसी समय उसको तोड़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, स्पेशली जो कैल्शियम और फास्फोरस और बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और सबसे अच्छी बात रहती है कि इसके ऊपर 4 से 5 पत्तियों का घेराव रहता है। तो वो घेराव रहने की वजह से क्या होता है कि जो आपका जो अंदर भुट्टा है वो न केवल गुणवत्ता युक्त है, वो आपका बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री है। आप देखिए जो बाकी जितनी भी सब्जियां हैं जिनको हम लोग खाते हैं, तो उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट बनता है। और आज की डेट में हमारे देश से लगभग 7 से 8 क्विंटल बेबी कॉर्न और 10 क्विंटल 12 क्विंटल प्रतिदिन लगभग निर्यात होता है यूरोपीय देशों में, और इसका बहुत अच्छा दाम मिल रहा है। और क्योंकि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, दूसरा पेस्टिसाइड फ्री है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, आप देखिए छोटे बच्चों को ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, और जितने बूढ़े लोग हैं या फिर जो जवान हैं उनको भी अपनी हड्डियों को बढ़ाने के लिए, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो इसका उपयोग अपने खाने में करें। इसको आप कच्ची सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, इसको आप बेबी कॉर्न का पकौड़ा तल के भी खा सकते हैं, आप इसकी खीर बना के भी खा सकते हैं। तो ये एक अवस्था वाली बात हो गई। इसको कोई सी भी किस्म को आप बिल्कुल आपके जैसे भुट्टा आया, आपको 2 से 3 दिन में उसको तोड़ना है, जबकि उसकी गुल्ली मतलब आपकी अंगुली जितनी मोटी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी होने से फिर उसका स्वाद खराब हो जाता है। और बाकी की अगर बात करें हम जैसे पॉपकॉर्न की, तो पॉपकॉर्न के दाने बहुत छोटे होते हैं बाकी किस्मों की बजाय। तो मैं ऐसे बताऊं, जैसे नॉर्मल मक्का का जो बीज दर है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। और जो आपकी बेबी कॉर्न है, क्योंकि इसमें छोटे पौधे हमें लेने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी बीज की दर बढ़ा देते हैं, उसमें 25 किलो के आसपास रख लेते हैं। और बाकी कोई सी भी किस्म कर ले सकते हैं। हालांकि कुछ किस्में हैं जिसमें HM4 है। अभी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से एक शीशु करके एक मक्का निकली है, ठीक है। वो बेबी कॉर्न के बहुत अच्छी वैरायटी है, शीशु का एक प्रयोग करें। उसके बाद G5414 है, उसके बाद LBCH2 और LBCH3 भी है जो हमारे संस्थान से निकली है, लड्डोवाल बेबी कॉर्न 2-3, तो उनका उपयोग करें। मतलब अब पॉपकॉर्न की हम बात करें तो पॉपकॉर्न हमारा देश लगभग पूरा निर्यात करता है, आयात करता है, निर्यात नहीं सॉरी, आयात करता है। 80,000-90,000 टन के आसपास हमारा देश आयात करता है। और आपने देखा होगा सिनेमाघरों में, बाकी जगह भी पॉपकॉर्न आता है। तो बहुत कम हमारे देश में होता था, और अभी पिछले 2-3 सालों में ये प्रयास हुए हैं और कुछ अच्छी किस्में बाहर से इंपोर्ट की, और कुछ ऐसे क्षेत्र हमने देखे हैं जहाँ पे मक्का का पॉपकॉर्न का उत्पादन अच्छे से होने लगा है। तो वो पॉपकॉर्न आपका जो मार्केट में पॉपकॉर्न था जो हम इंपोर्ट करते थे, उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, और लगभग आपका 50 से 60 हज़ार टन हमारे देश में उत्पादन होने लगा है। तो उसमें एक हमारे यहाँ से जो निकली है LPCH3 किस्म है, लड्डोवाल पॉपकॉर्न हाइब्रिड 3, वो एक इतनी बढ़िया किस्म है जिसकी पॉपिंग वैल्यू, उसके साथ साथ उसका ड्राई मैटर कंटेंट भी अच्छा होता है और मिठास भी अच्छी है। तो कुछ कंपनियों ने इनको लाइसेंस भी लिया है और उसको उत्पादन भी करवा रहे हैं दक्षिण भारत में, और वो बहुत ही अच्छी किस्म आ रही है। ऐसी काफ़ी किस्में अभी भी पाइपलाइन में है। तो मुझे लग रहा है पॉपकॉर्न भी एक जो किसान भाई करना चाहते हैं एक समूह में, क्योंकि जो विशेष प्रकार की मक्का है, आप समझेंगे, तो उसको दूसरी मक्का से या तो 15 दिन पहले बोना है या 15 दिन बाद में बोना है, तो उससे क्या है, इसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल। आइए कपास पे बात कर लेते हैं डॉक्टर परमजीत जी। कपास पर अब जैसे खाद की बात कर लेते हैं, तो खाद इस समय कितनी और कौन कौन से पोषण प्रबंधन से जुड़ी बातें हैं जो कि किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए?
एक तो जब अब उनके कपास के फूल निकलने शुरू हो गए हैं और फूलों के ऊपर हमने एक जो खाद है, एक डोज उसकी डालनी है। पहले एक हमने एक डोज बिजाई में डाल दी है और एक हमें एक डाल दी है। हमारी जो सिफारिश है हमारी यूनिवर्सिटी की, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट हो रही है, तो हम बोलते हैं 90 किलो यूरिया हमें डालनी है टोटल। और एक यदि पहले डाल दी तो 45 से 50 किलो जो यूरिया है वो फ्लावर निकलने के बाद हमने खाद डालनी है। और खाद्य डालने का तरीका ये है, या तो उससे पानी लगाकर इरिगेशन करने के बाद लगाएं, यदि बारिश हो गई है तो बारिश के बाद हमें खाद डालनी है। खाद के समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि फसल के जो पत्तियां हैं वो गिल्ली नहीं होनी चाहिए। यदि पत्तियां गिल्ली हो जाएंगी तो उसका नुकसान, पत्तियां का नुकसान कर देगी। वो खाद का ध्यान रखने की जरूरत है। अभी इसी खाद की हमें यूरिया की जरूरत है, नाइट्रोजन खाद की जरूरत है। जो दूसरी है फास्फोरस, वो हमने बिजाई में ही डाल दी। जी बिल्कुल। और जैसे खाद के बारे में आपने बताया, और अब मैं आगे आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर हम कपास की बात करें तो इसमें कीटों की बहुत बड़ी समस्या होती है। आपने मोटे तौर पर शुरुआत में बताया कि कैसे फल मक्खी का प्रकोप हो सकता है, और इसके अलावा हम गुलाबी सुंडी की भी जानते हैं कि समस्या किसानों को काफ़ी आती है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, एक तो जो रास चूसने वाले कीड़े हैं, रास चूसने वाले कीड़े बोलते हैं, उसमें है जैसे मैंने पहले बता दिया चिट्टी मक्खी का है, और उसमें एक हरा तेला है रास चूसने वाले कीड़े में, वो भी बहुत नुकसान करता है, उसका भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जो गुलाबी सुंडी है जिसको पिंक वार्म भी बोलते हैं, वो पिछले कई सालों से बहुत नुकसान कर रहा है। जो सेंट्रल और साउथ इंडिया में तो 2015-16 से कर रहा है, और नॉर्थ इंडिया में पिछले साल इसने बहुत नुकसान किया है, पूरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, और कई तक तो 50% तक फसल का नुकसान हो गया है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो जब फूल निकलने शुरू होते हैं तो गुलाबी सुंडी की शुरुआत हो सकती है। इसके कारण पहले तो हमने स्पार्स की हुई है, भी जो पिछले साल की फसल पड़ी है उसका हमें खत्म करना है। जो हम किसान भाई अपने खेतों में रख सकते हो उसको डालने के लिए, यूज करने के लिए, क्योंकि जो गुलाबी सुंडी है, जैसे चिट्टी मक्खी है, वो और फसलों में हो सकती है, जैसे वो मूंगी की फसल में, ग्वारा की फसल में भी आ सकती है, उससे आती है। पर जो गुलाबी सुंडी है वे सिर्फ कपास के ऊपर ही पलती है और उसके ऊपर ही रहती है। इसलिए जो हमारा पिछले साल की फसल पड़ी है या उसके बीज पड़े हैं आसपास में फैक्ट्री में, उसको हमने या तो फ्यूमिगेट करना है या उनको यूज कर लेना है, क्योंकि नहीं उससे जो गुलाबी सुंडी निकलकर फिर खेत में आ जाती है। इसके कारण हमने फूलों का निरीक्षण करना है। यदि हमने सुबह खेत में 100 फूल देख लिए, यदि उसमें 5 फूलों से ज्यादा उसकी कीड़ा पड़ा गया है गुलाबी सुंडी का, तो हमें उसकी स्प्रे करनी है। गुलाबी सुंडी यदि उसके जो टिंडे में बीच में चलेगी, इसको कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। जो फ्लावर के ऊपर ही है गुलाबी सुंडी का, यदि हमने उसके लिए कंट्रोल कर लिया तो बहुत यूजफुल है। इसके लिए मैंने अब दवाइयों की बात करें इंसेक्टिसाइड के लिए, हमारी सिफारिश है उत्तरी भारत के लिए 15 सितंबर से पहले हमने सिंथेटिक पिथराइड जो इंसेक्टिसाइड है, जैसे फेनवलरेट है या साइपरमेथ्रिन है, उसकी वरतों नहीं करनी है। और उससे पहले हमने क्या करना है, प्रोफेनोफास 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ या प्रोक्लेम की हमें सिफारिश की जाती है, बदल के हमने वो करनी है। यदि हमने देख लिया भी हमारे खेत में गुलाबी सुंडी आ गई, तो कोशिश करनी चाहिए कि सभी गांव वाले इकट्ठे होकर करें, क्योंकि यदि हमने एक खेत में कर दी स्प्रे और दूसरे में नहीं की तो एक खेत से दूसरे खेत में भी गुलाबी सुंडी जा सकती है। और हाँ जी मैम, और 15 सितंबर के बाद हमें साइपरमेथ्रिन या फेनवलरेट उनकी स्प्रे करनी है। यदि गुलाबी सुंडी लगातार हमारे खेत में रहती है तो 7 से 10 दिनों बाद हमें जो हमारे कीटनाशक हैं उनका दोबारा बरतों करनी है, नहीं तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करें हम लगातार कपास के बारे में भी और मक्का पर एक बार फिर से लौटते हैं। डॉक्टर शंकर, मक्का की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें अब बारिश का मौसम चल रहा है और कई बार ये होता है कि जब काफ़ी जल जमाव हो जाता है तो इस फसल में काफ़ी नुकसान भी होता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मैं पहले भी तो हम एक बार चर्चा कर रहे थे इस पे कि जो मक्का है नहीं तो ज्यादा सूखा सहन कर पाती है, इसको मेड़ पे करें, हाँ। नहीं ज्यादा सूखा सहन कर पाती है और नहीं इसके अंदर जल ग्रहण, दोनों इतने हानिकारक है, जितना सूखा है उतना ही ये रहती है। हाँ, तो आप इसमें 24 घंटे से ज्यादा आप जल भराव नहीं रहने दें और जल निकास की समुचित व्यवस्था रखें। और इस मौसम में क्या है कि सबको पता है कि हाँ कहेंगे कि आप लोग ऐसे ही बताते रहते हो, लेकिन यह है कि आप जितना जल भराव कम रखेंगे, अगर मेड़ पे बुआई कर रहे हैं तो सबसे अच्छा चीज़ है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे जल भराव होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपका नहीं निकाल पाता है किसान भाई किसी वजह से, तो इसमें क्या है कि आपको जब इस पे आपको 2% यूरिया का स्प्रे करना है, जब आपकी फसल वापस जल भराव पानी निकाल देते हैं तो वो स्प्रे करने से क्या होगा कि जो उसको थोड़ा नुकसान हो रहा है उसको काफ़ी हद तक आप इसको कम कर सकते हैं, जो जल भराव से कारण होता है। और अगर बचपन में जो बहुत छोटी पौध अवस्था होती है उस समय होता तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि छोटे पौधे कभी कभी गल भी जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप जल की जो दोनों चीज़ें, एक तो आपको सूखा है, सूखे के लिए जो अगर बताएं पानी के लिए जो मक्का के अंदर जो अवस्थाएं होती है, एक तो छोटी पौध अवस्था, उसके बाद घुटने तक की ऊंचाई की अवस्था, और उसके बाद जब आपका सिल्क आता है, जब भुट्टा आता है, वो दाने भराव की अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है जल की प्रबंधन की दृष्टि से। इस समय अगर बारिश नहीं हो रही है तो अगर आपके यहाँ इरिगेशन उपलब्ध है, अगर एक की सिंचाई उपलब्ध है तो आप जब इसके अंदर भुट्टा आ रहा हो उस समय आप पानी दें। अगर आपके पास 2 है तो आप एक आपकी घुटने तक की ऊंचाई है और भुट्टा आ रहा है जब आपको पानी देना चाहिए। वैसे क्योंकि इस मौसम में मैक्सिमम 2 या 3 सिंचाई की जरूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई से क्या होता है, कभी कभी पौधा गिर भी सकता है, बड़ा पौधा है, भुट्टा बन रहा है, वो गिर भी सकता है। तो आप जो जल का है बिल्कुल एकदम समुचित प्रबंधन करें। जब भी आपको सप्लीमेंटल इरिगेशन, आपके पास कोई भी सिंचाई की व्यवस्था है, तो आप ये जो मैंने 2 अवस्था बताई है, एक तो आपकी जब घुटने तक की अवस्था है, दूसरा आपकी भुट्टा बनने की अवस्था है, इनके ऊपर ज़रूर आप ध्यान रखें। छोटी पौध की अवस्था में क्योंकि पानी की कमी इसलिए नहीं पड़ती है इस मौसम में, क्योंकि इस समय बुआई करते हैं, अमूमन किसान सभी जुताई करके करते हैं या जैसे भी करते हैं, तो छोटी पौध की अवस्था के अंदर जब तक पानी नहीं होता तो बीज उगता भी नहीं है। और जब बीज उग गया उसके बाद वो अपनी जड़ को खुद ही एस्टेब्लिश कर लेता है। और कभी बार बताते हैं कि 15 से 20 दिन के बाद अगर थोड़ा 8-10 दिन या 15 दिन का 8-10 दिन का अगर थोड़ा पानी बारिश नहीं आती है तो उसकी जड़ भी काफ़ी अच्छी गहरी जाती है और उसकी पौधे की पकड़ अच्छी बनती है। तो पकड़ अच्छी बनने से पानी भी ज़्यादा जगह से लेगा वो, उसके साथ साथ पोषक तत्व है वो भी ज़्यादा जगह से लेगा। तो इसको थोड़ा बहुत जो इसको बलन कहते हैं, जो मतलब कि पानी के बिना उसके अंदर रहना, उसको मानसून बारिश नहीं आए, लेकिन ये नहीं कि आप उस समय पानी दे दें तो आपकी फिर जड़ें अच्छी नहीं बनेगी। कभी कभी आपकी उस समय जब पकती है मक्का उस समय हवा चलेगी तो उसको गिरने की संभावना रहती है। जी जी बिल्कुल। तो ये थी सिंचाई या फिर पानी से जुड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कैसे फसल जो है उसे जितना पानी चाहिए, पर्याप्त पानी उतना ही मिले। ज़्यादा अगर पानी मिलता है तो भी नुकसान है और कम पानी होता है तो भी नुकसान होता है। तो ऐसे में एक बैलेंस, एक सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हेलो किसान जारी रहेगा, आपकी कॉल्स का इंतजार है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो विषय एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मक्का में बुआई एवं उसकी उन्नत किस्मों के बारे में, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि कपास में इस वक्त प्रबंधन किस प्रकार से करें ताकि अच्छी फसल आपको मिल सके। दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। चलिए मक्का पर बात करते हैं। डॉक्टर शंकर, अब मक्का पर बात कर लें। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह के इसके लाभ है, क्या और पानी, जैसे आपने बताया कि ज़्यादा पानी तो भी नुकसान, कम पानी तो भी नुकसान। आगे मैं आपसे समझना चाहूँगी कि बुआई के वक्त कौन सी बातें हैं या फिर कौन सी विधि है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए किसानों को? देखिए, बुआई के लिए जो मक्का है, आप पहले से अगर मेड़ के ऊपर लगाते हैं बहुत अच्छा है। एक पंक्ति एक मेड़ पे लगाएं। अभी हमारे पास एक न्यूमेटिक प्लांटर और आया है जिस पे आपको 2 पंक्ति, एक बड़ी मेट बनती है, उसके ऊपर 2 पंक्ति दोनों साइड में लग जाती है और एक छोटी नाली बनती है। तो आप क्या करते हैं, कभी पानी की जरूरत बन रही है तो दोनों के अंदर आप कम पानी में भी आप अपनी सिंचाई कर सकते हैं। तो इस विधि से आप लगाएं, अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो लास्ट वाली बुआई जुताई कर रहे हैं, या फिर आप जो बुआई के समय आपको जो खाद देना है उसमें आपका डीएपी है, 1 बैग डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ साथ आप 40 किलो एमओपी और आप 20 किलो यूरिया इसके साथ लगा दें जी। जब आपकी फसल और जिस क्षेत्रों में जिंक की कमी है उनमें आप 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर एकड़ की दर से, हेक्टेयर नहीं 1 एकड़ में 5 किलोग्राम जिंक भी इसके साथ डालें मिला के। तो बुआई जब करेंगे तो या तो बीज के 5 सेंटीमीटर नीचे या 5 सेंटीमीटर साइड में ही खाद को डालें। बीज के साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आपका पौधा बहुत छोटा होता है, इतना खाद की मात्रा उसके बगल में आ जाती है तो अमोनिया और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका पौधा मर जाता है। तो आपको बीज के साथ खाद को मिक्स बिल्कुल नहीं करना है और आपका जो बीज है उसको बिल्कुल उपचारित करके बोना है। अभी आपने देखा होगा हाल ही के 2-3 सालों में, जब 2019 से ही और 2020 के अंदर एक कीड़ा आया था मक्का के अंदर, जो पूरे भारतवर्ष में, फिर 20 में पूरे में फैल गया, अपने यहाँ 18 में आया, 20 में पूरे देश में फैल गया। उसका नाम है फाल आर्मीवर्म। और इस कीड़े से बचाव के लिए लगभग आपको एक दवाई आती है जो सायंट्रानिप्लोस और थाइमेथोक्सोम का मिक्सचर होता है। बाज़ार में ये फोर्टेंजा डिओ के नाम से उपलब्ध है और इसका आपको 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बोना है। अगर जो भी आप बीज ले रहे हैं मार्केट से या जिस भी संस्थान से आप ले रहे हैं उनका बीज उपचारित नहीं है तो एटलीस्ट मैं किसानों को सलाह दूंगा कि अभी 1-2 साल और इसकी समस्या रहेगी, बाद में ये समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। तो आप इसके साथ इसका 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से फोर्टेंजा डुओ से आप ज़रूर उपचारित करें। इसके साथ साथ 2 ग्राम बाविस्टीन या थेराम से उपचारित करें, जो आपके जितने भी छोटी पौध अवस्था में रोग आते हैं वो आपके कम आएंगे। हालांकि जो भी किस्में हैं हम लोग जितनी भी अभी संस्तुत है और मार्केट में उपलब्ध रहती है लगभग उनको उन रोग के प्रतिरोधी हैं, लेकिन जो कीड़ा है इसके प्रतिरोधी अभी किस्में नहीं है। तो आपको शुरुआत में ये चीज़ें जो मुख्य बातें हैं और फिर आपको जैसे 50 से 70 सेंटीमीटर की पंक्ति बनाएं और पंक्ति के बीच में आप जो पौधे हैं 20 से लेकर आप 30 सेंटीमीटर उसके बीच में गैप रख सकते हैं। और जहाँ पानी की सुविधा कम है वहाँ आप ये टारगेट करें कि आपको 5 पौधे या 6 पौधे
5 से लेकर 6.5 पौधे 1 स्क्वायर मीटर में रखने हैं। चाहे आप कैसी भी रखें और इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर जहाँ थोड़ा पानी देने की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ किसान भाई अधिक उपज लेने के लिए आप 7 से लेकर 8 पौधे के बीच में शुरुआत में रखें, जो आपके 7.5 पौधे 1 स्क्वायर मीटर के अंदर बाद में दे देंगे। तो आपको ये नहीं ध्यान में रखना है कि मेरे यहाँ तो मशीन ऐसी है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे 70 सेंटीमीटर पे करनी, मैं तो 50 पे है, मैं क्या करूँ। आप 50 पे बो दीजिए, लेकिन उसको क्या है, पौधे से पौधे की दूरी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप पौधों की संख्या मेंटेन करनी है। जैसे मैंने बताया 5 से 6 आप बारानी क्षेत्र में और 7 से 8 आप जो सिंचाई वाले क्षेत्र में। जी चलिए, बात कर रहे थे कपास पर। परमजीत जी हमारे साथ है। परमजीत जी, कपास में जैसे कीटों पर हमने बात की, लेकिन बीमारियां भी कई तरह की आ जाती हैं इस फसल में, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो सबसे बीमारी ज्यादा आती है वो है पत्ता रोग बीमारी, जिसको कॉटन लीफ कर्ल भी बोलते हैं। पत्ता रोग बीमारी हमारे जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा पहले क्या है, व्हाइट फ्लाई के कारण आती है। इसके लिए हमें चिट्टी मक्खी का हमले को रोकना है, क्योंकि यदि चिट्टी मक्खी फैलेगी तो पत्ता मरोड़ बीमारी भी आ सकती है। और यदि पत्ता मरोड़ बीमारी हमारी किस्मों में ज्यादा आ गई तो हमें पत्ते का वाधा रुक जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। सबसे पहले तो यदि हमारे खेत में हमें थोड़े से प्लांट दिखे, 1 या 2 प्लांट दिखे, तो उन प्लांट्स को हमें अप्रूव करके उनको नष्ट कर देना चाहिए और जो हमारी चिट्टी मक्खी का हमला रोकना चाहिए। दूसरा हमारा आता है, यदि ज़्यादा बारिश हो जाए या सीला मौसम हो जाए, ह्यूमिड हो जाए, क्योंकि इसकी फसल का जो ये रेन में आती है, मानसून में आती है, बारिश भी काफ़ी हो जाती है, कई बार ह्यूमिड वेदर हो जाता है, तब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो जाती है। यदि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की आ जाए तो हमें उसका ध्यान भी करना है, उसकी रोकथाम भी करनी चाहिए। और ये तो 2 हो गए। इसके अलावा हमें और जो समस्या बहुत आती है वो है पैराविल्ट। पैराविल्ट बीमारी जैसी ही होती है, बीमारी नहीं है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक। यदि लंबे समय तक और लगने के कारण उसके बाद हम फसल को जाल दें, पानी लगाएं, जहाँ काफ़ी लंबे समय के बाद एकदम से बारिश हो जाए तो खेत में जो बूटे हैं, प्लांट्स हैं, हमारे मुरझा जाते हैं और उसकी जड़ें ठीक रहती हैं, पर बूटा पूरा मुरझा जाता है। और जब बूटा मुरझा जाता है तो उसका नुकसान होने का हमें काफ़ी लगता है, काफ़ी बूटे मुरझा जाते हैं। उसके लिए हमें 1% कोबाल्ट क्लोराइड का स्प्रे करना है। यदि हम उसके 24 घंटों के अंदर कोबाल्ट क्लोराइड का स्प्रे कर दें तो हमारा जो बूटा मुरझाया है वो ठीक हो जाता है। इससे 2-3 बीमारियां देखी जाती हैं कपास के। जी बिल्कुल। तो अभी आपने कपास में बीमारियों के बारे में बताया और अब बात कर लेते हैं मक्का पर। तो डॉक्टर शंकर, जैसे मक्का के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से बुआई करें, अब मैं चाहूँगी कि किस्मों के बारे में भी बता दें। हालांकि मोटे तौर पे आपने शुरुआत में कुछ बातें बताई हैं, लेकिन क्या क्षेत्र के अनुसार या मिट्टी के अनुसार भी क्या किस्मों का, या फिर किस पर्पज से आप लेना चाहते हैं फसल, उसके लिए भी खास किस्में? देखिए, हम मोटे तौर पे बात कर रहे थे बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न, उसकी किस्मों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर जब कोई साधारण मक्का जो दाने के लिए लगाना चाहता है उसके लिए आपको क्षेत्रवार किस्में हैं, लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं जो आपकी बिल्कुल अगर आपको मिल जाती है, लगभग उनके अंदर उपज क्षमता उतनी रहती है और जो वे अपने देश में अमूमन सारे क्षेत्रों में हमने देखा अच्छी पाई गई है। उसमें आपकी COHM 8 है, COHM 10 है जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं। कुछ किस्में हमारी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई है, उसमें आपकी PMH 1, 3 और PMH 13 अभी निकली है हाल ही में, वो किस्में भी काफ़ी अच्छी है। और विवेक शंकर मक्का की जो भी आपको सीरीज़ मिलती है, ये सारी विवेक शंकर मक्का की जो सीरीज़ है, अभी हमारे पास जो शुरू में अपने वीडियो बनाया था उसमें भी थी, वो सीरीज़ आप बिल्कुल शुरू जहाँ भी मिलती है अगेती पकने वाली होती है। तो ये अगेती पकने वाली किस्में, अगर मानसून आपका बहुत लेट आ रहा है तो आप विवेक शंकर मक्का की तरफ जाएं। और बाकी कुछ किस्में हैं जिसमें LQMH 1 है, वो किस्में भी आपकी जल्दी पकने वाली है। और कुछ किस्में ऐसी हैं जो बिल्कुल आपकी बारानी क्षेत्र के अंदर है, उसमें CP 555 है, आपकी DKC 7204 है और कुछ PHM 2 है।
और PMH 4 है, तो आपके बारानी क्षेत्रों के अंदर भी ये किस्में आप उगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो मुख्य किस्में हैं उसके बारे में भी आपने हमें जानकारी दी। इसी के साथ ही हेलो किसान में लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं मक्का के बारे में, कैसे इसकी बुआई करें, कौन सी अच्छी किस्में, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं कपास प्रबंधन के बारे में भी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शंकर, अब मैं जानना चाहूँगी मक्का के बारे में कि इसमें घास प्रबंधन किस तरीके से करें, क्योंकि हमने देखा कि कई बार इससे कई किसानों को काफ़ी समस्या आती है, किसानों के सवाल भी आते हैं कि घास का प्रबंधन मक्का में कैसे करें। देखिए, जो मक्का है वो शुरुआत में आप देखेंगे कि मैंने जैसे बताया कि 6 से 7 पौधे रहते हैं या 8 पौधे रहते हैं, 9 पौधे रहते हैं, और काफ़ी पौधों के बीच में दूरी भी काफ़ी रहती है और शुरुआत में बढ़वार कम होती है। और इस मौसम के अंदर खासकर 3 से 4 और 5 जितनी बार आप निराई गुड़ाई करेंगे, जितनी बार आप चारे को निकालेंगे, घास को निकालेंगे, उतनी बार ज़्यादा आती रहती है। तो ये काफ़ी समस्या रहती है और इसमें किसानों का खर्च भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेबर की समस्या बहुत है, लेबर बहुत कम मिलती है और लेबर महंगी भी मिलती है। एक तो समय पे नहीं मिलती है, अगर वो काम समय पे नहीं हुआ, पूरी फसल 100 दिन की फसल है, अगर 10-15 दिन 20 दिन उसके अंदर घास निकालने में देरी हो गई तो उस फसल के अंदर समय भी काफ़ी कम बच गया। तो अगर आपके पास व्यवस्था है निराई गुड़ाई की, तो आप एक 20 दिन पे और एक 40 दिन पे अपना निराई गुड़ाई कर दें, उसके बाद मक्का में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है और तो जैसे ट्रैक्टर चलित है या बैल से चलित जो भी आपके पास डिस्क हैरो होता है, वो आप उसको यूज करें। और जो मक्का की 2 पंक्तियां हैं उनमें आप शुरुआत में जैसे 10-15 दिन की फसल हो, ज़्यादा छोटे में करने पे भी क्या होता है उसके ऊपर मिट्टी गिर जाती है और पौधे नीचे दब जाते हैं, तो आप उनको चलाएं और बीच बीच में, और उसके बीच में जो पौधों के बीच में रहता है उनको आसानी से खरपतवार को निकाला जा सकता है। जी, ये तो हो गया कि जिसके पास आप बिल्कुल किसी दवाई के बिना आप खेती करना चाहते हैं, वो भी संभव है। और बहुत सारे किसान बहुतायत में इसको करते हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पे खेती करते हैं और उनको समस्याएं आती है। और घास का जैसे बहुत अभी पिछले 4-5 साल में और पिछले 2 साल से इनका प्रचलन बढ़ा है, जिसके खेत में ज़्यादा मोथे की समस्या है। खड़ी मक्का के अंदर, वो खड़ी मक्का के अंदर एक हेलोसल्फ्यूरॉन करके मिथाइल करके एक केमिकल आता है, उसका छिड़काव कर सकता है। वो आपका लगभग 67 ग्राम 1 हेक्टेयर का लगता है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको हेलोसल्फ्यूरॉन का छिड़काव करें जब पौधा आपका 4 से 6 पत्ती का हो मोथे का,
और आपका मोथा बिल्कुल चला जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ भी मक्का की खेती होती है, अमूमन किसान भाई पूछते रहते हैं। तो आप हेलोसल्फिनोन मिथाइल का आप छिड़काव करें। इसके साथ बाकी घासें जो सारी हैं उसके साथ मोथा भी हैं, तो आप टेम्बोट्रीन का केमिकल आता है, उसका आप 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं, जो आप खड़ी फसल में करना है। क्योंकि अमूमन किसान भाई को ये लगता है मक्का में खड़ी फसल के अंदर कोई चारे की दवाई नहीं है, तो ये खड़ी फसल में करना है। जब आपकी फसल 20 से लेकर 35 दिन की है, उस समय अगर आप छिड़काव करते हैं और जमीन के अंदर पानी अच्छा रहता है, तो ये बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ कुछ और भी दवाई है, जो क्योंकि ऑप्शन जरूरी है, कुछ किसान पूछते रहते हैं भाई ये वाली डालें, तो एक टोप्रामेजोन करके एक नई दवाई और आई है जिनका प्रचलन आप बढ़ा है, और इस टोप्रामेजोन को कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिजोट्रियोन और एट्राजिन का एक मिश्रण आया है। अगर आपने पीछे कोई भी नहीं छिड़का है, जैसे मक्का की बुआई के 0 से 3 दिन बाद, मतलब आप भी बुआई की पीछे पीछे भी छिड़क सकते हैं, वो एट्राजिन का छिड़काव करते हैं, तो उसमें 400 ग्राम 1 एकड़ का डालते हैं। तो मिजोट्रियोन और इसका मिश्रण जो आता है वो आप 15 से 20 दिन या 25 दिन बाद आप सीधा छिड़काव करते हैं। आपको ना तो पहले कुछ छिड़कना है ना बाद में कुछ छिड़कना है, तो एक बार ही आपको चारे की दवाई छिड़कनी है और आप पूरी अपनी मक्का की फसल बिना घास के आप ले सकते। चलिए अब कपास पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर परमजीत जी, कपास पर भी मेरा आपसे यही सवाल है कि जो खरपतवार की समस्या होती है, इसका प्रबंधन किस तरीके से करें कपास की फसल में? इसके लिए जो सबसे अच्छा तो है, जो ट्रैक्टर से हम इसको सीडर बोलते हैं, जो उसको हल लगा दें। यदि हम 7 से 70 दिन की फसल तक उसमें हल अच्छे से लग जाता है, जो सीडर लग जाता है ट्रैक्टर से, उससे सबसे अच्छा जमीन कंट्रोल हो जाता है। और उसके बिना 4 से 5 हमें गुड़ाई करनी पड़ती है, थोड़ी 20-25 दिन बाद बार बार गुड़ाई, क्योंकि रेनी सीजन होता है। हमारे पास वीडीसाइड भी हैं, केमिकल भी हैं, पर कपास में ज्यादातर किसान है जो केमिकल को नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें दूसरे कीड़ों के लिए भी बहुत स्प्रे करनी पड़ती है, और केमिकल ही हमें 30 से 40 दिन तक ही कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, वो हमारा टाइम चला गया है। सबसे अच्छा तो है ट्रैक्टर से उसकी बुआई करते रहें, 3-4 बार हो सकती है, जब तक फसल आपकी 3 से 4 फुट तक नहीं होती तो ट्रैक्टर से चल जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परमजीत जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और काफ़ी जानकारियां आपने साझा की हमारे साथ कपास की फसल के बारे में। उम्मीद करते हैं किसानों को ज़रूर इससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर शंकर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मक्का के बारे में इतने विस्तार से जानकारियां दी और आमतौर पर जो किसानों को समस्याएं आती हैं उनके बारे में भी आपने बताया कि कैसे इसका समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है दुधारू पशुओं में थनैला रोग और दूसरा बदलते मौसम में मुर्गियों की देखभाल। तो थनैला रोग के बारे में बात करेंगे और साथ ही मुर्गियों की देखभाल कैसे करें जो मौसम बदल रहा है उसमें। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमें फेसबुक से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाए, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, लाइक करें, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। और अब नोट कर लिया हमारा टोल फ्री नंबर, ये है DD किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप इसमें कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, अपने सुझाव हो या फिर किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब आप हमारा QR कोड स्कैन करें। जी हाँ, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को अभी अपने फ़ोन से स्कैन कीजिए और सीधा आप जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से, जहाँ पर हेलो किसान के पुराने एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं। लाइव DD किसान कार्यक्रम जितने भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। अन्य कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं दूरदर्शन किसान पर, वो भी आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। जो कार्यक्रम अच्छे लगे उन्हें लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।